ठीक है। तो आज हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर। तो पहले हमें ओवरी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फिर ये बताएंगे कि फॉलिकल है क्या, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि फॉलिकल का डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं ओवरी के बारे में। ठीक है, अब आपको पता है ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते थे? गैमेट। तो फीमेल गैमेट क्या था आपका? oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, या ओवम। ठीक है, आज आपको पता चल जाएगा हम ओवम को सेकेंडरी oocyte क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस कदर होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी में दो लेयर होती हैं, एक जो आउटर लेयर हो गया और दूसरा इनर। आउटर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। इनर वाला हो गया उसको बोलोगे आप, पता है क्या क्या बोलोगे? उसको बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बताओ कहां पे पढ़ा था ट्यूनिका एल्बुजिनिया? टेस्टीज की कवरिंग में। ये हो गया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो अब ये ओवरी के अंदर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरा जो सेल है इसको बोलते हैं हम आपका स्ट्रोमा। क्या? स्ट्रोमा। और जो यहाँ पे सेल होंगे उसको बोलोगे आप स्ट्रोमल सेल। ठीक है, चलो ये जो स्ट्रोमा है दो पार्ट में डिवाइड है। ये जो आप बाहरी पोर्शन देख रहे हो, आउटर वाला, किनारे वाला, इसको बोलेंगे, आउटर को बोलते हैं कॉर्टेक्स। इनर वाले को बोलोगे आप मेडुला। ठीक है, चलिए स्ट्रोमा क्या क्या कंटेन करके रखता है? ब्लड वेसल, ठीक है, साथ में कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और साथ में क्या होगा आपको पता है? लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, चलो जैसे ये यहाँ से क्या आएगा? ये ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड आएगा, और ब्लड क्यों जरूरी है? क्या ब्लड क्यों जरूरी है? क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा। भाई आपको पता है ब्लड क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन सेल में जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्लड वेसल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, लिम्फेटिक वेसल, ये सब आपके कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बताइए? स्ट्रोमा के अंदर। इसमें कुछ फॉलिकल्स भी होंगे। ठीक है, बहुत से फॉलिकल। अब हम बताते हैं आपको फॉलिकल क्या होता है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे चारों तरफ क्या है? अरे आजा भाई। अब आपको पता है कि हम दिखाते हैं ये सब क्या है? लाल लाल पूरे, ये स्ट्रोमल सेल। क्या? स्ट्रोमल यानी स्ट्रोमा का सेल है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब डेवलपमेंट, फॉलिकल का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर ही होना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल, या बोल सकते हो कुछ भी आ जाएगा, मतलब बहुत से डेवलपमेंटिव स्टेज होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारे डेवलपमेंट स्टेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उगोनिया, उगोनिया प्राइमरी oocyte में जाएगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? प्राइमरी oocyte कॉर्टेक्स पे। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? स्ट्रोमा सेल का। ठीक है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि फॉलिकल क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि प्राइमरी oocyte के चारों तरफ स्ट्रोमा सेल का डेवलपमेंट हो जाना, यानी स्ट्रोमा सेल का लग जाना, इसी को हम बोलते हैं आपका फॉलिकल। अब बात आती है स्ट्रोमा सेल क्यों आया? क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए स्ट्रोमा सेल क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। क्योंकि प्राइमरी oocyte के पास न्यूट्रिशन डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, तो प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? स्ट्रोमा। ठीक है, चलो छापो। हो गया, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नीट के पर्पज पे भी है और बोर्ड के एग्जाम से तो पर्पज मतलब बोल सकते हो है ही। ठीक है, देखो आपको पता है, हमने जैसे बताया था कि हमारे पास क्या होती है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ही बताए थे। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये क्या बनाएगी?
ऊगोनिया, ठीक है। कैसे बनाएगी? माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस होगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या बना देगी? ऊगोनिया, ठीक है। ऊगोनिया में क्या होगा आपका? माइटोसिस होगा, ठीक है। तो माइटोसिस होगा तो ये क्या बना देगी? प्राइमरी oocyte। अब आपको पता है ये कहाँ पे चल रहा है? ओवरी के अंदर। अब आपको पता है कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बताइए? स्ट्रोमा सेल होते हैं। तो अभी हमने बताया कि प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या जाएगा? स्ट्रोमा, इसे बोलते हैं आपका स्ट्रोमा सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रोमा सेल इस प्राइमरी फोलिकल को क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फोलिकल, ठीक है, अभी बताया, ठीक है। फिर आगे चल के इसमें क्या होता है? प्राइमरी oocyte, क्या? प्राइमरी oocyte, ठीक है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या लगा रहेगा? स्ट्रोमा सेल। पर ये अब स्ट्रोमा सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये स्ट्रोमा सेल किसमें बदल गया है? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कोल्यूमनार सेल में। क्या? कोल्यूमनार सेल, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे जैसे इनका साइज और आहार बढ़ेगा तो स्ट्रोमा सेल तो छोटी सी सेल है बेचारी, छोटी सी नन्ही सी जान है, वो थोड़ी इसके न्यूट्रिशन को फुलफिल कर पाएगी इतना, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte को कौन प्रोवाइड करेगा? ज्यादा से ज्यादा जब बड़ा हो जाएगा साइज में तो कोल्यूमनार सेल ज्यादा से ज्यादा सेल बोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो ये जो हमारा फोलिकल था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? प्राइमोर्डियल फोलिकल, प्राइमोर्डियल फोलिकल, ठीक है। चलो, ये जो हमारा प्राइमोर्डियल फोलिकल है ये आगे चल के एक नया स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। देखो, प्राइमरी oocyte तो प्राइमरी oocyte ही रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पे अब ये देखो कोल्यूमनार सेल किस में चल बदल जाएगा? एक नया सेल में। उस सेल को हम बोलते हैं ग्रेनुलोफा, या बोलोगे मेम्ब्रेना। याद रखिएगा, मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेना। मेम्ब्रेन में ई लगाते हो, ई हटा के ए लगा दो, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोफा। इसी को बोलोगे ग्रेनुलोफा सेल, क्या? ग्रेनुलोफा सेल, ठीक है। चलो, अब ये मेम्ब्रेन ग्रेनुलोफा सेल के चारों तरफ एक नया एक लेयर आ जाएगा, क्या? नया लेयर आ जाएगा। और उस लेयर को आप प्यार से क्या बोलोगे? बताइए? बीएम, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर कौन सी है आपकी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे एक लेयर और है, देखिए क्या? जो आपको प्राइमोर्डियल फोलिकल है तो प्राइमोर्डियल फोलिकल में भी ये लेयर रहेगी। तो आपको कोई कोई पूछे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पे नजर आया, तो आप बोलोगे प्राइमोर्डियल फोलिकल में। ये क्या आपका? बीएम, बीएम यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, प्राइमोर्डियल फोलिकल और बेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक नया स्ट्रक्चर आएगा और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जेपी, या बोलोगे जेटपी, ठीक है। प्राइमरी oocyte और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोफा के बीच में एक बाउंड्री आ जाएगी जिसे बोलेंगे हम आपका जोना पेलुफिडा। ये जोना पेलुफिडा क्या? ग्लाइकोप्रोटीन, क्या? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जो किससे मिलके बना होगा? आपसे क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा सेल और oocyte से, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि जोना पेलुफिडा क्या होगा, तो आप बोलोगे जोना पेलुफिडा एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है जो प्राइमरी oocyte के पास रहती है। जो प्रोड्यूस कौन करता है? प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोफा सेल, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो प्राइमोर्डियल फोलिकल था, इसको हम बोले प्राइमरी फोलिकल, क्या? प्राइमरी फोलिकल, ठीक है। चलो, ठीक है। तो आपने देखा पहले क्या था? पीजी सेल बनाया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, फिर ओगोनिया, फिर फोलिकल, फिर प्राइमोर्डियल फोलिकल, फिर उसके बाद हमने बनाया प्राइमरी फोलिकल। अब ये जो प्राइमरी फोलिकल है यहीं पे नहीं रुकेगा, आगे जाएगा और एक नया तबाही मचाएगा, ठीक है। देखो, ये प्राइमोर्डियल फोलिकल हो गया, अब आगे चल के क्या बनाएगा यही देखिएगा। ये आगे चल के बनाएगा आपका सेकेंडरी फोलिकल, सॉरी, हाँ सेकेंडरी फोलिकल। तो नीचे क्या सबसे नीचे बताओ? प्राइमरी फोलिकल, सॉरी प्राइमरी oocyte, ठीक है।
प्राइमरी ओफाइट के चारों तरफ एक लेयर है, उसका नाम क्या है? जोना पेलोफिटा। अब हम शॉर्टकट में लिखते हैं ना, जेपी, जेडपी, जेडपी यानी जोना पेलोफिटा। जोना पेलोफिटा के चारों तरफ कौन सी लेयर है बताओ जरा? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे बोलोगे एमजी, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एमजी यानी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। फिर सबसे आउटर में क्या बताइए? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ गई? कौन सा कलर था यार? हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या था? ये था। इसको बोलते हैं आपका बीएम यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है नई प्रजाति की एंट्री होती है, इसको हम बोलते हैं थीका लेयर। क्या? थीका। ये जो थीका है ये पता है क्या करेगी? एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कौन करता है? थीका। बट सेकेंडरी फोलिकल, वो प्राइमरी फोलिकल था और ये क्या है आपका? सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल में ये तो पता चल गया बनाएगा कौन? एस्ट्रोजन। पर ये नहीं समझ में आया कि कौन सा थीका बनाएगा, प्राइमरी या सॉरी एक्सटर्नल या इंटरनल। अभी थीका आगे चल के डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखो जो हमारा प्राइमरी फोलिकल है या सेकेंडरी फोलिकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? प्यूबर्टी आएगी। क्या? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज आती है, ठीक है। प्यूबर्टी यानी जब व्यक्ति जवान होता है, ठीक है, 14 साल 12 साल की उम्र में। तो यहाँ पे हार्मोन आ जाएंगे FSH, जिसका प्यारा सा नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना देखो, आगे कोई दिक्कत हो तो बताओ। जल्दी हो गया? चलो, इतनी बात अगर जो समझ में आ गई तुम्हें, तो एक बात और बता दें, ये जो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल है ये भी दो हार्मोन रिलीज करेगी। क्या? एस्ट्रोजन और इन्हिबिन। अगर जो तुम इतने पढ़ने वाले हो तो बताओ मेल के अंदर इन्हिबिन किसने सिक्रेट किया था? ठीक है। अब देखो प्यूबर्टी की एज आएगी, यानी प्यूबर्टी यानी जो आपकी मैच्योरिटी की एज होती है 12 से 14 साल की, फीमेल में ज्यादा जल्दी आ जाती है, ठीक है, 12-13 साल के पास। तो वहां पे जो आपका हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसका नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FFH। ये FFH क्या करेगा पता है? ये जो हमारा मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है, ठीक है, यानी ये क्या करेगा? एमजी सेल को, पहला फंक्शन क्या होगा? ये एमजी सेल को क्या करेगा? प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ, क्या? नंबर ऑफ एमजी सेल क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे कोई पूछे कि एफएफएच को फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि सर जो हमारे पास प्राइमरी फोलिकल बनता है ओवरी के अंदर, तो उस प्राइमरी फोलिकल को सेकेंडरी फोलिकल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी प्राइमरी फोलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? सेकेंडरी फोलिकल में। तो इसीलिए हम बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कैसे करता है कि ये जो होता है तो मेम्ब्रेन, क्या? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल को क्या करेगी? ये प्रोलिफरेट करेगी, उसके नंबर को बढ़ा देगी। देखिए उसमें कम थे एक ही लेयर थे, इसमें 2 लेयर आ गई, ठीक है। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल को इंक्रीज कर दिया और मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल ने क्या रिलीज किया? एस्ट्रोजन और इन्हिबिन। पर आपसे फिर भी कोई पूछे कि प्राइमरी फोर्स क्या है, यानी सबसे ज्यादा कौन इमिट करेगा, तो आप बोलोगे एस्ट्रोजन। कौन इमिट करता है? थीका लेयर, ठीक है। तो इसे बोला सेकेंडरी फोलिकल। फिर सेकेंडरी फोलिकल ये हुआ, तो ये सेकेंडरी फोलिकल किसमें कन्वर्ट होगी? टर्शरी फोलिकल में। पर देखो सेकेंडरी फोलिकल और टर्शरी फोलिकल में क्या डिफरेंस रहेगा? ये इतने यार, इतने करो, इतने करो, इतने करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी ऊफाइट। प्राइमरी ऊफाइट के पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं जेडपी यानी जोना पेलोफिडा। अब जोना पेलोफिडा के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है, आपको भी पता है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका एंट्रम है, सॉरी क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा में क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। अब प्रोलिफरेशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? कैविटी का निर्माण हो जाएगा, कैविटी बनेगा, ठीक है, इतना बड़ा कैविटी, ठीक है। तो इसे जो ये जो कैविटी बना तो इसे बोलेंगे हम आपका एंट्रम, ठीक है।
जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, पानी, एक लिक्विड, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया तो आपको ये भी पता होगा कि सबसे आउटर लेयर क्या होती थी। अरे कहाँ गए यार, कलर ही बदलते रह जा। बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या था, एमजी यानी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। और आउटर लेयर क्या है, कौन सी लेयर थी यार, थीका ना। तो अब देखो हम वही बता रहे हैं, थीका लेयर दो पार्ट में बदल गई, एक थीका एक्सटर्ना और दूसरा, सॉरी, दो लेयर, देखो एक ये हो गया, एक और आउटर लेयर। तो इसको बोलोगे थीका, जो बाहर है उसको बोलोगे थीका एक्सटर्ना, जो अंदर है उसे बोलोगे थीका इंटरना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि जो एस्ट्रोजन बना था वो कौन बनाए थे, थीका इंटरना, ठीक है। तो कौन बनाया था, एस्ट्रोजन। चलो, तो इसे बोलते हैं आपका टर्शरी फोलिकल, ठीक है। छापो इतना क्योंकि आगे जरूरी है, बोर्ड इतने में नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब प्यूबर्टी आ गई तो पहले एफएसएच रिलीज हुआ, यहीं पे क्या रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन एलएच, ठीक है। ये जो एलएच हार्मोन होगा ये क्या करेगा, फिक्रेटरी नेचर का होता है, क्या, फिक्रेटरी नेचर का, ठीक है। यानी ये फिक्रेशन करेगा, और इतना फिक्रेशन करेगा, क्या, फिक्रेशन कर देगा। तो जो हमारा कौन सा एमजी है यानी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, उसमें क्या होगा, कैविटी बन जाएगी, ठीक है। और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, कहाँ गई, एंट्रम। छाप लो इतना। छापो, हो गया। चलो तो देखो इसको एक बार समझ लो फिर इरेज करते हैं, ठीक है। देखो फोलिकल का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर, ठीक है। हम पहले समझते हैं कि फोलिकल होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा प्राइमोडियल जर्मफिल होता है, हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्राइमोडियल जर्मफिल से क्या बनता है, ओगोनिया, और इसी ओगोनिया से क्या बनता था, ओवम या ओवरी, सॉरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये oogonia में माइटोसिस हुआ तो ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या बन गया, स्ट्रोमा सेल। ये स्ट्रोमा सेल कहाँ के सेल है, ओवरी के सेल, क्योंकि ये प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा सेल इसलिए बना है कि ये स्ट्रोमा सेल इस प्राइमरी oocyte को क्या देंगी, न्यूट्रिशन देंगी, ठीक है। न्यूट्रिशन देंगी तो इसको बोलते हैं आपका फोलिकल, कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रोमा सेल और प्राइमरी oocyte के कंपोजिशन को बोलते हैं फोलिकल। फिर आगे चल के ये किस में बदल जाएगा, प्राइमोडियल फोलिकल में। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जो आपका प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte रहेगा, स्ट्रोमा सेल किस में बदल जाएगा, कोलिमनार सेल में, क्योंकि स्ट्रोमा सेल छोटी सेल होती है, उतना न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकती जितना इनको चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, क्या, प्राइमरी oocyte है, ये इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, कोलिमनार सेल, जो थोड़ा बड़ा साइज का होता है। फिर इसके चारों तरफ क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक प्रोटेक्टिव लेयर, इसे बोले प्राइमोडियल फोलिकल। प्राइमोडियल फोलिकल आगे चल के किसमें बदलेगी, प्राइमरी फोलिकल में। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, देखो प्राइमरी oocyte पे एक लेयर बन गई जिसको बोलते हैं जोना पेलोफिटा। जोना पेलोफिटा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कौन बनाता है, आपका प्राइमरी oocyte बनाएगा, या तो फिर कौन बनाता है, आपका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। ये मेम्ब्रेना जो कोलिमनार सेल था वो किसमें बदल गया, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल में, ताकि उसको और अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। और आउटर लेयर कौन है, बीएम यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है आपका किसमें बदल जाएगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तकरीबन जो आपके क्या होते हैं, जब लड़की प्यूबर्टी के एज पे आती है, ठीक है, 12 या 13 साल में, तब जो आपका प्राइमरी फोलिकल है वो किसमें बदल जाता है, सेकेंडरी फोलिकल। तकरीबन ज्यादा तो नहीं, एक साइकिल में 6 से 10 प्राइमरी फोलिकल ही बदलते हैं, ठीक है, पूरे नहीं बदल पाते। तो हर टाइम बदलता है ना, मेफरल आगे चल के ब्लीडिंग वगैरह होती है, वो बात की बात है। तो तकरीबन जो एफएफएच है 6 से 10 प्राइमरी फोलिकल को किसमें बदल देगा, सेकेंडरी फोलिकल में बदल देगा। अब देखो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएफएच को फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि आपका ये जो था प्राइमरी फोलिकल को किसमें बदल दिया, सेकेंडरी फोलिकल है, फोलिकल को स्टिमुलेट किया, ठीक है। कैसे किया कि जो हमारे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल थे
उनको इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया यानी प्रोलिफरेट किया। ठीक है, तो देखो प्राइमरी ओसाइट, उसके चारों तरफ जोना पेलोफिटा, फिर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के नंबर बढ़ गए, तो इसने क्या रिलीज किया, एस्ट्रोजन और इनिबिन। कोई दिक्कत नहीं। सबसे आउटर लेयर क्या थी अभी तक, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर आ गई जिसको बोलते हैं थीका। तो एस्ट्रोजन थीका ने भी रिलीज किया और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ने भी रिलीज किया, पर सबसे ज्यादा कौन करता है, प्राइमरी फोर्स कौन होता है एस्ट्रोजन का, थीका। कोई दिक्कत नहीं। अभी ये नहीं पता चल पाया कि थीका को किस लेयर ने रिलीज किया, सॉरी एस्ट्रोजन को किस थीका ने किया था, थीका एक्सटर्ना या थीका इंटरना। आगे चल के पूरा सेम रहेगा। ठीक है, प्राइमरी फाइट रहेगा, फिर जोना पेलोफिटा रहेगा। ये जो हमारा क्या था मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसमें क्या किसका इफेक्ट आ जाएगा, एलएच हार्मोन का। ठीक है, एलएच कहाँ से रिलीज होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो ये फिक्रेटरी नेचर का होता है कि ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का उसको फिक्रेटरी नेचर का कर देगा। ठीक है, यानी उसमें क्या कर देगा, कैविटी क्रिएट कर देगा, और उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, जिसमें लिक्विड वगैरह भरे रहते हैं। ठीक है, और आउटर लेयर क्या था अपना मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे आउटर क्या था, थीका इंटरना, फिर और लास्ट में थीका एक्सटर्ना। यहाँ पे हमें पता चला कि जो थीका इंटरना है वो क्या बनाएगी, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलो, तो हमने कहाँ तक देख लिया, टर्शरी फॉलिकल तक। अब हम देखते हैं आपका टर्शरी फॉलिकल के बाद का स्ट्रक्चर। एक मिनट, इसके स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हम बनाएंगे क्या, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे इनर लेयर को कहाँ पे यार पूरा बनाना पड़ेगा ना देखो, ये जो लेयर है पहले क्या थी, सेकेंडरी साइट। ठीक है, सॉरी, अब देखो एक बात आपको यहाँ पे नया देखने को मिला। अभी तक जो टर्सरी फॉलिकल था, क्या प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, उससे पहले जितने स्ट्रक्चर थे उनमें आपको प्राइमरी फाइट देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी फाइट। सेकेंडरी फाइट का पहला लेयर जो होता है जेडपी होता है, यानी इसको ऐसे करते हैं यार, जोना पेलुफिडा। ठीक है, अब जोना पेलुफिडा के चारों तरफ क्या लेयर थी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। अब इसमें जैसे आपको पता है एफएफएच का इफेक्ट आया, एलएच का इफेक्ट आया, तो यहाँ पे क्या होने लगे, प्रोलिफरेशन हो रहा था। तो जो आपका जोना पेलुफिडा था, देखिएगा जोना पेलुफिडा के पहली लेयर, देखिए जोना पेलुफिडा से एक लेयर, पहली लेयर जो होती है कौन सी, ये लेयर। ठीक है, यानी नियर बाई जो आपका जोना पेलुफिडा है, इसे को एक लेयर कवर करके रखती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना बहुत रेडिएटा। ठीक है, चलो टाइम भी चल रहा है अभी। कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा है। अब इस कोरोना रेडिएटा क्या है, आपसे कोई पूछे है क्या एक्चुअली में, तो आप बोलोगे ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है उसी का पार्ट है। ठीक है, तो अब कोरोना पहला जो आपके हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ एक और लेयर आ जाएगी, क्या, एक और लेयर आ जाएगी, उसे बोलोगे आप क्यूमुलस, क्या, CUMULUS, क्यूमुलस, U4F। ठीक है, चलो, अब ये है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। पर एक और लेयर होगी, जैसे क्यूमुलस U4F है ना, तो एक लेयर और आएगी किसकी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की। ठीक है, ऐसे एक लेयर होंगी। ठीक है, इसे बोलोगे आप पेरिफेरल, क्या,
पेरीफेरल ग्रेनुलोसा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो जो नियर बाई है यानी क्यूमुला फोफोरस और पेरीफेरल ग्रेनुलोसा, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ग्रेनुलोसा फिल्म क्या एक ऐसी लेयर होगी, ऐसी जो कनेक्ट करेगी, उसको बोलोगे आप जर्म हिल। ठीक है, जर्म हिल। ठीक है, तो आप एक्चुअली हम आपको समझने के लिए बोल रहे हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कोरोना रेडिएटा, क्यूमुला, पेरीफेरल ये सब किसके पार्ट हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, समझ में आया। बाकी इधर तो एंट्रम बनी ही बनी थी। ठीक है, ये हालांकि डिफेपर होने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्रम का तो कोई जिक्र या जुबा नहीं आएगा, कि आएगा बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रम न लिखो, क्योंकि एंट्रम आपसे पर्टिकुलर पूछेगा कौन सी स्टेज में बना, तो स्टेज आपका वही था, टर्सरी फोलिकल। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको पता होना चाहिए ब्लू मार्कर कहाँ गया, और ब्लू मार्कर ही आपका ये डिसाइड करेगा क्या कि सबसे आउटर लेयर क्या थी। इसको हमने बोला था बीएम यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी चारों तरफ क्या थी, दो लेयर। एक बोले थे थीका इंटरना, और जो और आउटर लेयर थी सबसे बाहर, उसको बोले थे हमने थीका एक्सटर्ना। समझ में आया। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, मैच्योर टर्सरी फोलिकल। ठीक है, या इसी को बोलते हैं प्यार से दूसरा नाम ग्रेफियन फोलिकल। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। तो अब आपसे कोई पूछे कि मैच्योर टर्सरी फोलिकल या ग्रेफियन फोलिकल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके सबसे अंदर में क्या रहता है, सेकेंडरी ऊफाइट, और सेकेंडरी ऊफाइट के सबसे आउटर लेयर जो होता है उसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कौन बनाता है आपका, ऊफाइट। ठीक है, एक्चुअली में वो तो पहली बार बना था, प्राइमरी ऊफाइट ने बनाया था। ठीक है, फिर उसके चारों तरफ, ठीक है, अब आपको पता मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा फिल होती है, तो यहाँ पे एफएफएच और एलएच के इफेक्ट से ये जो सेल है प्रोलिफरेट हो जाती है। ठीक है, यानी इसके नंबर बढ़ जाते हैं, कैविटी वगैरह बन जाती है। तो जो हमारा मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल जो जोना पेलुफिटा से अटैच्ड रहती है उसको बोलते हैं हम आपका कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछा जाएगा कि कोरोना रेडिएटा के भी बाहर एक आउटर लेयर होती है, पेरीफेरल मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसको बोलते हैं आपका पेरीफेरल। ठीक, सॉरी पेरीफेरल नहीं, जो इनर वाला होता है उसको बोलते हैं क्यूमुलस फोफोरस। फिर और साइड में जो हो गया सबसे लास्ट में होता है उसको बोलते हैं पेरीफेरल ग्रेनुलोसा। क्यूमुलस क्यूमुलस ओफोरस और पेरीफेरल ग्रेनुलोसा, इन दोनों को अटैच करने वाली लेयर को, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लेयर को बोलते हैं जर्म। और सबसे आउटर पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता था, थीका इंटरना होता था और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, तो यही तक फोलिकल डेवलपमेंट होता है। पर हम आपको ये बता दें कि जो जर्म हिल है ना, कहते हैं कि अपने ही अपने को तोड़ते हैं। ठीक है, जिसको जितना खाना दोगे, जितना पीना दोगे, जितना अच्छा पढ़ना दोगे, वो वही क्या करता है, एक दिन तोड़ जाता है। उसी तरह जर्म हिल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो अपने अपनों ने ही अपनों को तोड़ दिया। ठीक है, ये लाइटिक एंजाइम एक्चुअली में क्या करेगा कि ये किसको तोड़ देगा, हम बता रहे हैं। ये ट्यूनिका, हम डायरेक्ट लिखना है, टी मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना को तोड़ देगा, ट्यूनिका इंटरना को तोड़ देगा, सॉरी ट्यूनिका नहीं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना को तोड़ेगा। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, कोई शक नहीं। इन सबको बेचारा तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, और लास्ट में किसको तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, पेरीफेरल
ग्रेनुलोफा। ठीक है, तो बचा क्या, जर्म हिल की क्या औकात नहीं थी कि किसको ना तोड़ पाए, नोट ब्रेक है, यानी किसको ब्रेक नहीं कर पाया, इनको तो ब्रेक कर दिया साले ने, ब्रेक किसको नहीं कर पाया, तो ब्रेक पहला क्या था आपका, अब देखिए सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जेडपी है, यानी जोना पेलोफिडा को नहीं तोड़ पाया, फिर कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा को भी नहीं तोड़ पाया, फिर क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस ऊफोरस को भी नहीं तोड़ पाया। ठीक है, चलो ठीक है, छाप लो। इसके बाद अब आगे देखते हैं हम। तो यही है कि मैच्योर टर्फरी फोलिकल या ग्रेफियन फोलिकल क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि सेकेंडरी फोलिकल इसके सॉरी कि कोई पूछे कि मैच्योर टर्फरी फोलिकल या ग्रेफियन फोलिकल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सबसे अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट एक लेयर रिलीज करती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है जोना पेरिफिडा। जोना पेरिफिडा के आउटर में एक लेयर होती है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का, जिसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब ये कोरोना रेडिएटा से अटैच्ड एक लेयर होगी, उससे भी बाहर लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। फिर क्यूमुलस ऊफोरस से और किनारे में सबसे लास्ट में जो लाल वाला देख रहे हो एक और होता है जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेना सॉरी पेरिफेरल ग्रेनुलोसा। ठीक है, ये पेरिफेरल ग्रेनुलोसा और क्यूमुलस ऊफोरस को कनेक्ट करने वाली एक होती है जिसका नाम है जर्म हिल। ठीक है, जर्म हिल क्या करती है बताओ, जिसको जब तक आप रखोगे अपने सामने, ठीक है, जो जिसको पालता है पोसता है वही उसको तोड़ के चला जाता है। कहने का मतलब जर्म हिल को बनाया किसने था, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ने, और इसी ने इसको तोड़ दिया। तो ये जो लाइटिक एंजाइम होती है किसको तोड़ती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना को, ट्यूनिका इंटरना को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को और पेरिफेरल ग्रेनुलोसा को। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये तोड़ किसको नहीं पाया, जोना पे क्या, जोना पेलुफिडा, कोरोना रेडिएटा और क्यूमुलस ऊफोरस को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो छाप लो। समझे, चलो अगर जो इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चल के हम करते हैं क्या, देखो अब इतने फोलिकल का डेवलपमेंट यहीं पर रुक गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ओव्यूलेशन को समझते हैं, क्या ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, आप ओवम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ओव्यूलेशन, देखो आपको अभी तक हमने बताया ओव्यूलेशन का मतलब रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट या ओवम। ठीक है, अब रियलिटी हम बता रहे हैं कि सेकेंडरी ओसाइट एनसीईआरटी क्यों लिखती है, क्योंकि जब ओवम का रिलीज होता है 14वें दिन, जब एलएच हाई लेवल पे होता है, ठीक है, एलएच हार्मोन, तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट। इसी सेकेंडरी ओसाइट का ओवरी से निकलना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। ओवम अभी नहीं, ओवम आगे चल के बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, आपको हमने बता दी कि जर्म हिल ये सब रखता है लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम इनको तोड़ दे कब, 14th डे, 14th डे में जब क्या होगा, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कैसे होगा, तो ये सब आपको पता है किसके अंदर हो रहा है, अभी ये क्या है बनाया हमने, केवल और केवल फोलिकल है, पर ये सब किसके अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर। तो क्या करेगा ये पता है, पहले तो किसको तोड़ेगा, इन सब को तोड़ देगा। ठीक है, तो हम शॉर्टकट बता रहे हैं। ठीक है, चलो जैसे ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि हम दिखा दें कि जब भी सेकेंडरी ओसाइट था, चलो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, फिर उसके बाद जेडपी, फिर जेडपी के बाद क्या था बताइए, कौन सा कलर है, ये कलर था लो, इसके चारों तरफ क्या था, सीओ यानी कोरोना, सीआर यानी कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद क्या था, सीओ यानी क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, देखो पहले कहाँ पे थे, ओवरी के अंदर, ये क्या था आपका, ऐसे देखो ये ओवरी। ठीक है, अब ओवरी के अंदर सब क्या थे पहले, ये फोलिकल था, हम किसके बनाते हैं, टर्सरी फोलिकल पे। ठीक है,
कौन सा मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, यानी इसी की बात करें ग्रेफियन फॉलिकल का। तो ग्रेफियन फॉलिकल में सबसे अंदर क्या था, सेकेंडरी ओफाइट, ठीक है। सेकेंडरी ओफाइट के बाद जोना पेलिफिडा, जोना पेलिफिडा के बाद क्या था, कोरोना कोरोना रेडिएटा, फिर क्यूमुला फूफोरस, क्यूमुला फूफोरस के बाद क्या था आपका पेरिफेरल ग्रैनुलोफा, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले को बोला था हमने जर्म हील, ठीक है, ये जर्म हील है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही ओव्यूलेशन होगा तो ये, अरे आजा यार, तो ये सब क्या हो जाएगी, पहले क्या होगा, जर्म हील किसको तोड़ेगा, इन पूरे लेयर को तोड़ देगा, ठीक है, बचाएगा क्या, फिर जोना पेलिफिडा, कोरोना रेडिएटा और आपका क्यूमुला फूफोरस को। तो ये जो है ये कहाँ पे चली जाएगी, सेकेंडरी ओफाइट बाहर निकल जाएगी और कहाँ पे चली जाएगी, किसके साथ रहेगी, जोना पेलिफिडा, कोरोना रेडिएटा और क्यूमुलस ओफोरस, ये कहाँ पे चली जाएगी, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब पे कहाँ पे जाएगी, एम्पुलर रीजन में, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। जर्म हील पहले किसको तोड़ी, इन तीनों को तोड़ी, सबको तोड़ी, फिर उसके बाद ओवरी क्या, ट्यूनिका लेगोजिनिया को भी तोड़ दी, ठीक है। तो इससे कदर क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपको पता है कि हमारा, अरे यार तो भाई, जो ओवरी था क्या, ओवरी, अब ओवरी के अंदर बचा क्या, ठीक है। अब देखो ओवरी के अंदर पहला क्या बचा, सेकेंडरी ओफाइट तो निकल गया, तो टूटा बचा क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा बताओ, ये सब टूटे हुए हैं ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा, पेरिफेरल ग्रैनुलोफा, ठीक है, या पेरिफेरल मेम्ब्रेना ग्रैनुलोफा, ये सब बचा। तो अब यहाँ पे देखते हुए कहते हैं ना कि जब कमजोर हो कोई व्यक्ति तो बाहर का कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाता है, इसके साथ भी यही होगा कि यहाँ पे ये रैप्चर हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल, क्या, रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। अब इसी रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल में क्या आने लगेंगे, ब्लड वेसल का डेवलपमेंट होगा, क्या, ब्लड वेसल, ठीक है, ठीक। इससे पहले जब तक ओव्यूलेशन नहीं था तो ये आपका एवेस्कुलर था, यानी ब्लड वगैरह नहीं प्रेजेंट था फॉलिकल में, बट रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल में ब्लड वेसल आ गया है तो ब्लड भी आएगा, ठीक है। आगे चल के एक स्ट्रक्चर बनेगा, अरे जैसे क्या था, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपको बताइए, पीजी फेल, ठीक है, यानी प्राइमोडियल, सॉरी पीजी मतलब कौन सा है आपका, पेरिफेरल ग्रैनुलोफा, इतने। अब बीच में क्या आ गया था, ब्लड वेसल, क्या, ब्लड वेसल। तो यहाँ पे क्या फील हो गया, ब्लड, तो इसमें क्या हो गया, ब्लड, और कौन सा ब्लड, हेमोग्लोबिन कंटेन करके रखा है, तो इसको बोलोगे कॉर्पस हेमोरेजियम। तो इसे बोलेंगे हम आपका कॉर्पस, एक मिनट, हेमोरेजियम, ठीक है, स्पेलिंग यही है, GIUM था ना शायद, ठीक है, चलो, कॉर्पस हेमेरोजियम, HEMORRHAGIUM, ठीक है। तो ये कॉर्पस हेमेरोजियम बना चुका था। अब ये कॉर्पस हेमोरेजियम बन गया, यानी इसमें क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। देखो पर जब लंबे टाइम तक छोड़ दोगे इसको तो ये जो हेमोग्लोबिन है, क्या, हेमोग्लोबिन एक येलो कलर के पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको बोलेंगे हम ल्यूटीन, ठीक है। तो बाकी तो वही रहेगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन फटे पुराने, फिर
पीजी मतलब पेरिफेरल ग्रेनुलोफा, ठीक है। पर यहाँ पे एक नया आ जाएगा, जो ब्लड था वहां पे हेमोग्लोबिन रखे, ब्लड तो ये भी रखेगा, बट ये इसमें क्या रहेगा आपका ल्यूटीन। ल्यूटीन क्या होता है कि येलो पिगमेंट, क्या येलो कलर का पिगमेंट, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड में क्या रहता है नॉर्मली, हेमोग्लोबिन लाल कलर का पिगमेंट, बट ये स्ट्रक्चर में एक ल्यूटीन एक येलो कलर का पिगमेंट रहेगा जिसको बोलते हैं हम आपका कॉर्पस ल्यूटियम, क्या कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम, ठीक है। चलो ये कॉर्पस ल्यूटियम परी बनाएगा, क्या परी, पी ई आर आई, यानी क्या रिलीज कर देगा, चार हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इन्हिबिन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इन्हिबिन, आर फॉर रिलैक्सिन, आई फॉर इन्हिबिन, ठीक है, ई फॉर एस्ट्रोजन और पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो देखो अब आपसे कोई पूछे कि कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना, तो आप बोलोगे कि जब हमारा एक टर्शरी फोलिकल था, मैच्योर टर्शरी फोलिकल या ग्रेफियन फोलिकल, इसमें क्या होता है आपका एक एंजाइम, एक क्या होता है जर्म हील, जर्म हील एक एंजाइम रिलीज करता है, लाइटिक एंजाइम, ये अपन तोड़ देता है ट्यूनिका एक्सटर्ना को, ट्यूनिका इंटरना को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को और पेरिफेरल ग्रेनुलोसा को, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद वो क्या करेगा, ओवरी का क्या तोड़ देगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया को, ओवरी का लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया था, पर ये किसको नहीं तोड़ पाएगा, जोना पेलिफिडा, कोरोना रेडिएटा और क्यूमुलस उफोरस को, ठीक है, इनको नहीं तोड़ पाएगा। तो 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, इसी चीज को इन्हीं सबको तोड़ते हुए जो क्या होता है सेकेंडरी ओवाइट कहाँ पे रिलीज हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब बचता क्या है, सब टूटे फूटे हुए, ट्यून का एक्सटर्ना टूटा, ट्यून का इंटरना, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन फूटा, और आपका क्या होता है पेरिफेरल ग्रेनुलोसा वो भी टूटा, तो इसमें क्या होती है ब्लड की एंट्री हो जाती है, ब्लड वेसल की, तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रैप्चर्ड ग्रेफियन फोलिकल, रैप्चर्ड ग्रेफियन फोलिकल। आगे चल के ये क्या बनाएगा, कॉर्पस हेमोरेजियम, कॉर्पस हेमोरेजियम मतलब पूरे स्ट्रक्चर वही रहेंगे, ट्यून का एक्सटर्ना, ट्यून का इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पेरिफेरल ग्रेनुलोसा, इसमें ब्लड आ जाएगा, बट ये ब्लड लाल कलर का रहेगा, हेमोग्लोबिन। आगे चल के ये क्या बना देगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब सब वही रहेगा, ट्यून का एक्सटर्ना, ट्यून का इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा पीजी यानी पेरिफेरल ग्रेनुलोसा। बीच में जो ब्लड आएगा वो कौन सा कलर का रहेगा, येलो कलर का, यानी ल्यूटीन, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम चार हार्मोन रिलीज करेंगे, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इन्हिबिन, सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन, फिर सबसे कम एस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन, फिर इन्हिबिन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉर्पस ल्यूटियम एक रप्चर्ड स्ट्रक्चर होता है, फटा पुराना, जिसमें ट्यून का स्टर्ना भी फटा, ट्यून का इंटरना भी फटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी फटा, फिर उसके बाद क्या होता है पीजी जो होता है आपका यानी पेरिफेरल ग्रेनुलोसा वो भी फटा, और बीच में एक येलो कलर का पिगमेंट होता है ब्लड कंटेनिंग, जिसका नाम है ल्यूटीन, ल्यूटीन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम चार हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इन्हिबिन, सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन, फिर कम एस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन और सबसे कम इन्हिबिन, ठीक है। अब आपको एक चार्ट बना के रखना है कि प्रोजेस्टेरोन मतलब जैसे इन्हिबिन कौन कौन हार्मोन रिलीज कर चुका, एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज किया, बट आपको पता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ने भी रिलीज किया, ठीक है, थीका ने भी रिलीज किया, तो ये चार्ट बना लोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। देखो अब